दे सकती हो, है ना? नहीं लेकिन देखो इस तरह सुनो, पहले मैंने पहली बात देखो आर&डी मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन की नहीं करेंगे, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि टॉपिक वाइज करो तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी बार रेतवाड़ी का उनका क्वेश्चन आया था, तो और वो कम से कम 6-7 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अलग अलग क्वेश्चन की जाके करोगे तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा ना। तो टॉपिक उठाओ, ब्रॉडर टाइम में टॉपिक उठाओ। तो पहले तो मेरा मानना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 100 टॉपिक होते हैं, ऐसे होते हैं जो लगभग हर साल, हर 1-2 साल में रिपीट होते रहते हैं। तो उन टॉपिकों को पहले अच्छे से बना लो अपने नोट्स, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कुछ सर जैसे टॉपिक। कि प्रदूषण का टॉपिक हो गया एक, ठीक है? तो मैं जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रही हूँ मान लो, ठीक है? आरएलडीएस मान लो तुरंत ही मैं लिख लूँ क्या? प्रदूषण का टॉपिक उसी के साइड में नीचे। हाँ थोड़ा बहुत लिख सकते हो, देखो थोड़ा बहुत कर सकते हो उधर भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उधर भी कर सकते हो। सर जैसे आपने इसमें मैंने क्या नाम सेकंड पॉइंट में भी बनाया था क्या नाम कोयले के प्रकार, ठीक है? हम्म, तो मैंने क्या करा उसमें क्वेश्चन नंबर 2 डाल के नेगेटिव पॉइंट जैसे नेगेटिव नेगेटिव वो डाल दे, ठीक है? और इसमें अगर कौन से होते हैं 4 वो डाले प्रकार। अगर मैं इसमें ये लिखूंगी कहाँ कहाँ होते हैं फिर वो भी आ जाए, काफी हैवी हो जाए फिर, क्योंकि सर बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ देखो थोड़ा डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आता है कोयले का, लगभग हर बार आता ही है, तो पता होना चाहिए। थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, उसमें क्या, कुछ टॉपिक थोड़ा डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे आपको। नहीं सर पढ़ने की नहीं कह रही हूँ, लिखने वाली बात कर रही हूँ। जैसे तो पढ़ने तो वहाँ फिर मत लिखो ना, पढ़ेंगे। उसके लिए वहाँ मत लिखो ना, क्या जरूरत है वहाँ लिखने की पेपर में। पेपर में मेरा मानना है, चाहे जो गलत स्टेटमेंट है ना उसका सही बना लो, बस इतना ही करना चाहिए, ज़्यादा वहाँ इन्फॉर्मेशन मत लिखो, नहीं तो फिर वो आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। अलग से नोटबुक बना लो और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग करो, मेरा मानना तो ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। जैसे अभी मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे सुनो। तो आपकी बार मैं क्या करूँगा ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का दूंगा भी, नोट्स भी दूंगा। जैसे देखो सुनो, इसमें कुछ टॉपिक बताता हूँ इंपॉर्टेंट आपको, जैसे लगभग हमेशा क्वेश्चन आते से ही रहते हैं। देखो पहला जैसे वो है एक्ट है, जो ब्रिटिश एक्ट थे, मतलब अगर पॉलिटी इलेक्शन का तो पहला चैप्टर खोलोगे तो वहाँ पे लगभग ये मान के चलो हर 1-2 साल में क्वेश्चन, पहले तो ऐसा होता था हर साल ही क्वेश्चन आते थे, परंतु अभी अभी आने लग गए, वापस से आने लग गए। तो अब इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो, एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है? फिर दूसरा टॉपिक मान लो जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी हो गए। ये कुछ क्वेश्चन हो गए जहाँ से क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी पूछता ही है, ठीक है? इसके बाद में देखो पार्लियामेंट से क्वेश्चन हमेशा बनता है, प्रेसिडेंट से हमेशा क्वेश्चन बनता है, गवर्नर से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हो गए। उसके बाद में अशोका से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है? उसके बाद विजयनगर साम्राज्य से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना। तो अब की बार मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता से आ गया, तो मैं आपको एनसीईआरटी का ये चैप्टर मैं मेंशन कर दूंगा, ये जाके अच्छे से पढ़ लो। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी जो भी है, मैं आपको जाके वो आपको बोल दूंगा कि ये जाके पढ़ लो। समझ में आया? तो इस तरीके से आपकी बार काम करना पड़ेगा, तब जाके पीटी निकलेगा। हाँ बोलो। तो इस तरीके से करो, उसमें क्या है। चलो ठीक है, अपन शुरू करते हैं। एक आध दो चैप्टर पढ़ेंगे आज भी, एक आध चैप्टर तो पढ़ेंगे ही। मैथ कंप्लीट हो जाएगा आज, मेरे अनुसार कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब मेरी मंडे से जो है, मेरी जो बुक है वो करेंगे अपन शुरू। अब देखो आज मैं देख रहा था 2019 का क्वेश्चन आया था डायरेक्ट यहीं से, कल जो चैप्टर पढ़े थे अपन उसी से। तो 11th क्लास इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है? 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज 5वां चैप्टर पढ़ेंगे अपन, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं पहले बता रहा हूँ, भारत में मानव पूंजी का निर्माण।
तो देखो ह्यूमन कैपिटल को कैसे, मतलब ह्यूमन कैपिटल क्या है अगर थोड़ा बहुत समझो तो यही होता है कि जैसे मान लो कि अपन किसी, मान लो कोई उद्योग लगाते हैं तो उसमें पहले अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ अपने को प्रॉफिट बना के देता है। वैसे एक ह्यूमन में अगर मान लो कि आप उसको एजुकेशन देते हो, हेल्थ पे उस पर खर्चा करते हो, तो वो भी जाके एक सामाजिक उत्पाद भी बनता है राष्ट्र के लिए। मान लो कि अगर बाहर जा रहा है तो पैसे भी कमाता है, रेमिटेंस भी भेजता है। तो इस तरीके से वो कैपिटल बनता है, ये चीज़ याद रखना। परंतु वही है, एक व्यक्ति जिसको पढ़ाओ लिखाओ नहीं, आप उसको कुछ भी स्किल नहीं दोगे तो सब ऐसी बात हो, कोई काम का नहीं रहेगा, वो कैपिटल नहीं रहेगा। इस अध्याय के पढ़ने के बाद आप मानव संसाधन, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास की अवधारणा को समझ सकेंगे। मानव पूंजी में निवेश, आर्थिक संवृद्धि और मानव विकास के परस्पर संबंधों को जान सकेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय की आवश्यकताओं को समझ पाएंगे और भारत की शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अब देखो मैंने पहले बोला था इस टाइप के जो स्टेटमेंट आप ऐसे के लिए इनको लिख सकते हो, अच्छे अच्छे दिए हैं, ये चीज़ याद रखना। शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि के व्यय की सार्थकता का मूल्यांकन केवल उसके प्रत्यक्ष परिणामों के माध्यम से नहीं हो, इसमें निवेश मात्र ही लोगों को उससे अधिक अवसर उपलब्ध कराने में पर्याप्त होगा जितना कि वे समय प्राप्त कर सकते थे। इनके माध्यम से कितने ही ऐसे व्यक्तियों की अंतर्निहित योग्यताएं उजागर हो जाती है जो अन्यथा बिना पहचान के मर जाते हैं। मतलब इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब यही है कि सिंपल, जैसे मान लो कि आज की एजुकेशन क्या हो गई है, अगर भाई पढ़ा लिखा नौकरी लग गया तो इससे एजुकेशन का कोई मतलब है, परंतु ये गलत है, ऐसा नहीं है। उसकी अलग डायमेंशन भी होती है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो भाई संविधान के बारे में जानता है, धार्मिक जो रूढ़िवादी परंपराएं उनको छोड़ता है, थोड़ा बहुत सफाई सी बात है, एक अच्छा नागरिक बनता है। पर्यावरण के बारे में जानता है। हाँ, पर्यावरण के बारे में भी हो सकता है, सामाजिक जो चीज़ें हैं भाई, सामाजिक नैतिकता भी कुछ चीज़ें होती है, पढ़ाई से आती है ना। ऐसा नहीं पढ़ाई का उद्देश्य, आजकल क्या हो गया, पढ़ाई का उद्देश्य ये है कि भाई नौकरी लगना तो वो गलत चीज़ें याद रखना। परिचय, मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और उसका प्रसारण करने की क्षमता ही है जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करता आ रहा है। मनुष्य ने यह शीघ्र जान लिया है कि हमें कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं। इसी कारण से पहले दूसरे की अपेक्षा अधिक आय का सृजन करता है और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान कर्म से अधिक होता है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, ये चीज़ याद रखना, बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान लाभ है। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करते हैं, ये चीज़ याद रखना। यह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के योग्य बनाता है, व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों को बेहतर समझ प्रदान करता है और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देता है। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं क्योंकि ये विकास प्रक्रिया को तेज करती है। समान भूमि की मात्रा होने पर भी उसकी उपज मुझसे ज़्यादा क्यों है? सोचो, सभी सी बात है, ये नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। किसानों को समुचित शिक्षा तथा प्रशिक्षण ही खेतों की उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है। अगर मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव पूंजी बहुत बार पीटी में क्वेश्चन आया है। जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को अभियंता मतलब इंजीनियरिंग बना सकता है, डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में भी परिवर्तित कर सकता है। अब सोचो कि डॉक्टर कितना उपयोगी होता है, इंजीनियर कितना उपयोगी होता है। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत है, जो ऐसे योग्य व्यक्तियों के रूप में अधिक होती है जो पहले स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हो और प्रोफेसरों आदि के रूप में कार्य करने योग्य हो। दूसरे शब्दों में, हमें अन्य मानव पूंजी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि हमें मानव संसाधनों को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने की, मानव पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता है। आइए इन प्रश्नों के माध्यम से मानव पूंजी के अर्थ को कुछ अधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करें। मानव पूंजी के स्रोत क्या है? क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहाँ की मानव पूंजी में कोई संबंध होता है? हाँ, होता है, अच्छा खासा होता है। क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में माना जाता है? हाँ, ये बात भी सही है। भारतीय मानव पूंजी के निर्माण में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हो सकती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करेंगे, मानव पूंजी के स्रोत क्या है। शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत है। ये चीज़ याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए।
आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उसी प्रकार का खर्चा जैसा कि कंपनियां निश्चित अवधि में अपने दीर्घकालिक निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर करती है। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। शिक्षा की भांति स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है, इनपुट माना जाता है। ये चीज़ याद रखना, तभी वो एक ह्यूमन पूंजी कैपिटल बनेगा। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है? एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति? समझ बात है, स्वस्थ व्यक्ति करेगा। चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख रहेगा, इसकी उत्पादकता में कमी आएगी। अतः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तभी स्वास्थ्य को पहले रखते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो भारत में इन्हीं सब चीज़ों पे कम खर्चा होता है। सर एजुकेशन से भी पहले तो हेल्थ ही आएगा, क्योंकि पढ़ ही नहीं पाएगा इंसान को। हाँ वो भी है, बट ऐसे नहीं कि हेल्थ पे ही ध्यान दिया, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, टीकाकरण, चिकित्सीय आयुर्विज्ञान, बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान, स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता ज्ञान का प्रसार और इनके साथ साथ स्वच्छ पेयजल का प्रावधान आदि स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप हैं। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय समस्त श्रमबल की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और इसी कारण यह मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है। फर्म अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करती है। इससे कई तरीके हो सकते हैं। फर्म के अपने कार्यस्थान पर ही पहले से ही काम को जानने वाले कुशल कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं। दूसरे कर्मचारियों को किसी अन्य स्थानीय संस्थान में प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है। दोनों ही विधियों में फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कुछ व्यय वहन करती है। इसी कारण से फर्म इस बात पर बल देगी कि प्रशिक्षण के बाद वे कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक अवश्य फर्म के पास ही कार्य करें और इस प्रकार फर्म उनके प्रशिक्षण पर किए हुए व्यय की उगाही अधिक उत्पादकता से हुए लाभ के रूप में कर पाने में सफल रहती है। जैसे आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे ना, जैसे बीटेक में ऐसा होता है कि प्लेसमेंट जब हो जाता है तो उनका वो क्या कहता है 6-7 महीने ट्रेनिंग लेता है, ठीक है। उसके बाद में तो क्या करता है, जब कंपनी आती है ना जॉब देने को कॉलेज में, तो पहले से बॉन्ड करवा लेती है कुछ कंपनियां कि 2 साल आपको मेरी कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। समझ बात, वो ट्रेनिंग पे खर्चा करेगी तो उसका आउटपुट भी तो निकालेगी ना। कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया व्यय भी इस दृष्टि से मानव पूंजी का स्रोत बन जाता है। ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादकता में वृद्धि से हुए लाभ कहीं अधिक होते हैं। व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। बाद में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवर्तन मुख्यतः गाँवों में बेरोजगारी के कारण ही होता है। तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतनमानों की अपेक्षा से दूसरे देशों में चले जाते हैं। प्रवासनों की दोनों ही स्थितियों में परिवहन की लागत और उच्चतर निर्वाह लागत के साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागतें भी प्रवासी श्रमिकों को सहन करनी पड़ती है, किंतु नए स्थान पर उनके कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है। अतः प्रवासन पर व्यय भी मानवीय पूंजी के निर्माण का स्रोत है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोचो माइग्रेशन भी जो है ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देता है। अगर यही स्टेटमेंट बताना पीटी में पूछ लेगा ना, लोग गलत करके आएंगे, भाई कैसे ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाएगा। कितना अच्छा पॉइंट देके रखा है यहाँ पे। व्यक्ति श्रम बाजार तथा दूसरे बाजार जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या है, या फिर क्या शैक्षिक संस्थाएं सही प्रकार के कौशल से प्रशिक्षण दे रही है और किस लागत पर यह जानकारी मानव पूंजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूंजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है। इसलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजार के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना की गई है। दोनों प्रकार की पूंजी के बीच कुछ समरूपताएं तथा कुछ प्रभावशाली असमानताएं भी है। तो यहाँ पे दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना कि दोनों इंपॉर्टेंट है, परंतु ऐसा भी नहीं कि मानव पूंजी को बढ़ावा दिया जाए, ओनली भौतिक को नहीं, उससे भी काम नहीं चलेगा, दोनों को पैरेलल काम देना पड़ेगा। दोनों प्रकार का पूंजी निर्माण सुविचारित निवेश निर्णयों का परिणाम होता है। भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है। इस संबंध में उद्यमी के पास अनेक प्रकार के निवेश विकल्पों के आंतरिक प्रतिफल दर का आकलन कर पाने का ज्ञान होता है। इन गणनाओं के बाद ही वह अपना विवेक आधारित निवेश करता है। भौतिक पूंजी का स्वामित्व उस व्यक्ति के सुविचारित निर्णय का परिणाम होता है। भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। मानव पूंजी के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग व्यक्ति के जीवन की उस अवधि में होता है जब वह निर्णय लेने में असमर्थ होता है कि वह अपनी आमदनी को अधिकतम कर पाएगा या नहीं। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित निर्णय उनके अभिभावक तथा समाज ही करते हैं। यदि उनके समकक्षी शिक्षाविद और समाज उच्चतर स्तर जैसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय पर मानव पूंजी निवेश संबंधित निर्णयों को प्रभावित करते हैं, फिर भी इस स्तर पर मानव पूंजी निर्माण विद्यालय स्तर पर मानव पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। मानव पूंजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है
और अंशतः मानव पूंजी को धारण करने वालों के सुविचारित निर्णय का प्रतिफल है। मतलब इसका यही मतलब है, देखो ध्यान समझो, अभी देश में क्या ज़रूरत है कि अच्छे से इंस्टीट्यूट बने, ठीक है, और जैसे मान लो अगर मान लो स्पोर्ट्स में अपने को बढ़ावा देना है तो अच्छे से खेल ग्राउंड बने, तो वो ज़रूरी हो जाता है कि अपन किस चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बस जैसी भौतिक पूंजी के स्वामी को सदैव वहाँ उपस्थित नहीं रहना होता जहाँ वह बस यात्री और सामान के परिवहन में प्रयुक्त हो, किंतु उस वाहन को चलाने के ज्ञान से संपन्न चालक को वाहन के साथ ही रहना पड़ता है। भौतिक पूंजी किसी भी अन्य वस्तु की भांति दृश्य होती है, उसे किसी भी वस्तु की तरह बाजार में बेचा जा सकता है। मानव पूंजी अदृश्य होती है। याद करो, इसी टाइप का यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा था, इनवेजिबल और ये वाला अमूर्त वाला, ये पहले भी पूछा था, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखना, मानव पूंजी अदृश्य होती है, ये दिखती नहीं है। भौतिक पूंजी आपको दिख जाएगा। यह धारा के शरीर और मस्तिष्क में रची बसी होती है। बाजार में मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता, केवल उसकी सेवाओं को बिक्री की जा सकती है। इसलिए मानव पूंजी के स्वामी को उसके उत्पादन के स्थान पर उपस्थित होना आवश्यक होता है। भौतिक पूंजी को उसके स्वामी से पृथक किया जा सकता है, किंतु मानव पूंजी को स्वामी से पृथक्करण संभव नहीं होता है। ये चीज़ याद रखना, अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है पीटी में। दोनों प्रकार की पूंजियों में उनके स्थानों की गतिशीलता के आधार पर अंतर होता है। प्राय कुछ कृत्रिम अपवादों को छोड़ भौतिक पूंजी का विश्व भर में निर्बाध आवागमन चलता रहता है, किंतु मानव पूंजी का प्रवाह इतना निर्बाध नहीं होता है। इसके मार्ग में राष्ट्रीयता और संस्कृति की ऊंची बाधाएं आ जाती है। अतः भौतिक पूंजी का निर्माण तो आयत के सारे भी हो जाता है, किंतु मानवीय पूंजी की रचना तो समाज तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्भूत विशेषताओं के अनुरूप सुविचारित नीति निर्धारण संबंधी निर्णयों तथा सरकार और व्यक्तिगत व्यय के आधार पर होती है। समय के साथ साथ दोनों ही प्रकार की पूंजियों में मूल्य ह्रास होता है। ये चीज़ भी याद रखना। किसी मशीन के निरंतर प्रयोग पर से वह घिस जाती है और प्रौद्योगिकी परिवर्तन उसे पुराना घोषित कर देते हैं। मानव पूंजी में आयु के अनुसार कुछ ह्रास होता है, किंतु शिक्षण और स्वास्थ्य सेवा में निरंतर निवेश से उस ह्रास का काफ़ी सीमा तक निराकरण हो सकता है। यह निवेश मानव पूंजी को प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को सामना करने योग्य भी बना देता है, किंतु भौतिक पूंजी में किसी भी प्रकार से प्रौद्योगिकी परिवर्तन का सामना करने की क्षमता नहीं आ पाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीटी प्लस मेन दोनों में बन सकता है। मानव पूंजी द्वारा सर्जित हित लाभ के प्रभाव को स्वरूप ही भौतिक पूंजी से अलग होता है। मानव पूंजी से केवल उसका स्वामी ही नहीं वरन सारा समाज लाभान्वित होता है। इसे एक बाह्य हित लाभ कहा जा सकता है। एक सुशिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावपूर्ण भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति में एक योगदान करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर तथा आसपास में सफाई आदि के माध्यम से रोगों को संक्रमण रोक उन्हें महामारियों के रूप धारण नहीं करने देता। मानवीय पूंजी से व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक हित लाभों का भी सर्जन होता है, किंतु भौतिक पूंजी तो प्राय निजी लाभ को ही जन्म दे पाती है। पूंजीगत पदार्थों के लाभ उन्हीं को मिल पाते हैं जो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की कीमत चुका सकें। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपन ह्यूमन कैपिटल को ज़्यादा बढ़ावा दें, ना कि फिजिकल एसेट को। सर ह्यूमन कैपिटल होगा तो पूंजी कैपिटल बन ही जाएगी, लेकिन अगर पूंजी कैपिटल होगी ना और ह्यूमन कैपिटल ना हुआ तो भी वो पूंजी कैपिटल को काट के बेच देंगे। ऐसा ना दोनों चाहिए, परंतु इम्पोर्टेंस अपने को ज़्यादा उस पर देना चाहिए अगर उसका ग्रोथ बढ़ाना है तो। मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक होता है? किसी कारखाने के कर्मचारी का या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का? हम जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित के अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। तो फिर स्वाभाविक ही है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है। अधिक मानव पूंजी निर्माण दिल्ली में अस्थायी रूप से चल रहा है एक विद्यालय, तो सोचो अब कैसे होगा ये। और वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति मानव पूंजी के एक मुख्य घटक होते हैं, ये चीज़ याद रखना। इसलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। अतः कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवचन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति का उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है। मानव की संवर्धित उत्पादकता है। मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि साथ ही साथ परिवर्तन को प्रोत्साहित कर नवीन प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। शिक्षा समाज में परिवर्तनों और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आविष्कारों और नव परिवर्तनों में सहायता मिलती है। इसलिए शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है, ये चीज़ कोरिलेशन होता है। इसे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य भी अभी स्पष्ट नहीं है। इसका कारण मापन की समस्याएं हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूली वर्षों की गणना, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात और नामांकन दर आदि के आधार पर शिक्षा का मापन उसकी गुणवत्ता को आर्थिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता।
इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दरों आदि से देश की जनसंख्या के वास्तविक स्वास्थ्य स्तर का सही ज्ञान नहीं होता। यदि इन सूचकों का प्रयोग कर विकसित तथा विकासशील देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य स्तरों और प्रति व्यक्ति आय में सुधारों की तुलना करें तो हमें मानव पूंजी के परिवर्तनों में साचार्य दिखाई पड़ता है, किंतु प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में ऐसी कोई प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती। दूसरे शब्दों में, विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेज से हो रही है, किंतु उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है। तो स्वाभाविक बात है, इसी कारण पे लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। यह मानना तर्क संगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अर्थात एक और जहाँ प्रभावित उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सर्जन का कारण बन सकती है, तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। भारत ने तो बहुत पहले आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया, एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधनों, मानव पूंजी के विकास को आर्थिक विकास की युक्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा। उचित प्रशिक्षण पाकर एक विशाल जनसंख्या अपने आप में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन जाएगी। साथ ही यह वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन भी सुनिश्चित कर देगी। ठीक है, स्वच्छता स्वास्थ्य विकास के चुने हुए सूचक क्या क्या होते हैं। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, सोचो, देखो धीरे धीरे बढ़ी है। ठीक है, अशोधित मृत्यु दर में इसमें कमी आएगी। ठीक है, शिशु मृत्यु दर इसमें भी कमी आएगी, और जन्म के समय प्रत्याशा पुरुष की आयु इसमें वृद्धि होगी और महिलाओं की भी इसमें वृद्धि होगी। साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। मानव पूंजी, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा आर्थिक समृद्धि के बीच कारण प्रभाव संबंध का स्पष्ट निरूपण कठिन होता है, किंतु सारणी 5.1 में देख सकते हैं कि दोनों क्षेत्र में साथ साथ समृद्ध हुए हैं। संबंधित प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि ने दूसरे क्षेत्र की समृद्धि को सहारा दिया। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2 स्वतंत्र अध्ययनों ने इस बात पर बल दिया है कि भारत अपनी मानव पूंजी निर्माण क्षमता के कारण बहुत तेजी से समृद्धिशील हो पाएगा। ड्यूश नामक जर्मनी के बैंक ने अपनी विश्व स्तरीय समृद्धि केंद्र ग्लोबल ग्रोथ सेंटर नामक रिपोर्ट प्रकाशन 2005 में कहा है कि भारत 2020 तक विश्व के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से एक बनकर उभरेगा। पर हकीकत 4 में तो नहीं उभरा, पर 5 में तो आ गया है। उसी में आगे कहा गया कि हमारा व्यवहारिक अन्वेषण में इस मत का पक्षधर है कि आज की अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मानव पूंजी की वृद्धि का निर्णायक योगदान रहता है। भारत के संदर्भ में इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हमारी आशा है कि 2005-2020 की अवधि में भारत में 7 वर्ष से ऊपर शिक्षा के औसत वर्षों में 40% की वृद्धि संभावित है। तो वो तो हुआ है, परंतु वो ये कि नॉमिनल तक सीमित है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी है। आगे का काम भारतीय ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना, नॉलेज इकोनॉमी। अभी देखोगे तो भारत में उल्टा ज़्यादा श्रम इकोनॉमी है, नॉलेज इकोनॉमी नहीं है। नॉलेज इकोनॉमी मतलब लोग पढ़े लिखे हो, अच्छे लोग हो, फिर उस ज्ञान का यूज करें। विश्व बैंक ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट भारत और ज्ञान, अर्थव्यवस्था, शक्ति और अवसरों का सदुपयोग में कहा है कि भारत अपने आप को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है यदि यह भी उतने ज्ञान का प्रयोग करे जितना आयरलैंड करता है। आयरलैंड को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। तो नीचे ही भारत की प्रति व्यक्ति आय 2020 में वर्तमान अनुमान $1000 से बढ़कर $3000 हो सकती है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के संक्रमण को संभव बनाने वाले सारे मुख्य तत्व जैसे कुशल श्रमिकों का विशाल समूह, सुचारू रूप से कार्य कर रहा लोकतंत्र तथा विस्तृत एवं विविधतापूर्ण वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना विद्वान है। इस प्रकार इन दोनों ही रिपोर्टों में बताया गया है कि भारत में आगे चलकर मानव पूंजी निर्माण ही इसकी अर्थव्यवस्था को आर्थिक समृद्धि के उच्च पथ पर ले जाएगा। तो ये चीज़ रखना, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत में पिछले दशक से सॉफ्टवेयर उद्योग ने बहुत प्रगति का उत्साहजनक प्रदर्शन किया है। अब तो उद्यमी, नौकरशाह और राजनेता सभी इस बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारत किस प्रकार अपने आप को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है, अर्थतंत्र में परिवर्तित कर सकता है। कुछ ग्रामीणों द्वारा ईमेल के प्रयोग के उदाहरणों का ऐसे व्यापक परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। इसी प्रकार से ई प्रशासन का भविष्य के एक मार्ग के रूप में जाना जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का सही मूल्यांकन तो वर्तमान आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं मानव विकास करने में सक्षम होगी? क्यों नहीं? सोचो, जब ऑनलाइन पेमेंट आया था तो सोचो, कोई सोचता भी नहीं था कि इतने मास लेवल पे लोग यूज कर पाएंगे। तो आजकल तो हर घर में बच्चा यूज कर रहे हैं। तो ये भी होता है। आप टेक्नोलॉजी कितना सस्ता बनाते हो, कितना फ्रेंडली बनाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट करता है। मानव पूंजी और मानव विकास।
ये दोनों परिभाषी शब्द मिलते जुलते भले ही प्रतीत होते हैं, पर इनके बीच स्पष्ट अंतर है। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने तथा सुदृढ़ स्वस्थ जीवन यापन की क्षमता आती है, तभी वह ऐसे अन्य चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव पूंजी का विचार मानव की साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। ये साध्य उत्पादकता में वृद्धि का है। इस मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अनुत्पादक है अगर उससे वस्तु और सेवा की निर्गत में वृद्धि न हो। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है। भले ही शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं हो, किंतु इनके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन तो होना ही चाहिए। अतः श्रम की उत्पादकता में सुधार के पक्ष को अनदेखा करते हुए भी बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अपना अलग महत्व हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में समाज के प्रत्येक सदस्य का साक्षर तथा स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होता है। इसलिए आर्टिकल 21 में ये सब डाला गया है। याद रखो, राइट टू हेल्थ भी है। राइट टू हेल्थ क्या, सोने का अधिकार भी है आर्टिकल 21 में। कोई किसी की नींद खराब करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। इस खंड में हम भारत में मानव पूंजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रदर्शन और सूचना निवेश का परिणाम है। ये चीज़ याद रखना, ये याद होना चाहिए। इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। हम जानते हैं कि हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था संघीय है, जिसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि है। भारत के संविधान ने सभी स्तरों के प्रशासकीय निकायों के कार्यों का दायित्व का भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इस प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर वे तीनों ही प्रशासकीय स्तर पर साथ साथ वहन किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण अध्याय 8 में किया जा चुका है, अतः वहाँ हम केवल शिक्षा क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? बाद में शिक्षा क्षेत्र के विश्लेषण से पूर्व यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। हम जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है। इस कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर वे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता है, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। मान लीजिए जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है जहां आवश्यक सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हो, तो इससे पहले कि बच्चे को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी। यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की सेवाओं को गुणवत्ताओं और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होगी। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही संस्थाएं एकाधिकार प्राप्त कर लेती है और शोषण करने लगती है। देखो, ये बता रहा है कि अगर मान लो कि ओनली निजी सेक्टर ही हो जाएगा तो क्या लाभ नुकसान होगा। यहाँ सरकार की भूमिका के स्वरूप यह हो सकता है कि वह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएं देने तथा उनके उचित कीमत उगाने का बाध्य करे। तो रेगुलेशन करना पड़ेगा सरकार को। भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आती है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि कार्य कर रही है। हमारे जैसे विकासशील देशों में जहां जनसंख्या का एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, हम में से कई लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते। यही नहीं, हमारी अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती। समझ पाते, गरीब लोग कहाँ से कर पाएंगे। जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है, तो यह अनिवार्य है कि सभी सुपात्र नागरिकों को, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से दलित रहे वर्गों को सरकारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करें। 100% साक्षरता और भारतीयों को औसत उपलब्धि से प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों से अपनी शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करती आ रही है और होना चाहिए। मेरा मानना है जैसे एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। क्या आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है? सरकार द्वारा किए गए शिक्षा पर कुल व्यय को अधिक सार्थक रूप से समझने के लिए हम इस व्यय को दो प्रकार से व्यक्त करेंगे: कुल सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक है। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षिक व्यय का प्रतिशत यह व्यक्त करता है कि हमारी आय का कितना भाग देश के शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1952 से 2014 के बीच
कुल सरकारी व्यय में शिक्षा का व्यय 7.92% से बढ़कर 15.7% हो गया है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत 0.4 से लेकर 4.13% हो गया है। पर रियलिटी माना जाना चाहिए कि 6% होना चाहिए, पर इतना नहीं है अभी। इस संपूर्ण समय अवधि में शैक्षिक व्यय की वृद्धि उस समय समान नहीं रही। इसमें अनियमित रूप से उतार चढ़ाव आते रहे। यदि इसे सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों के द्वारा किया गया निजी व्यय तथा परोपकारी धर्म संस्थाओं के शैक्षिक व्यय को शामिल कर ले। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है ना, स्कूलें नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। कि शैक्षिक व्यय को शामिल कर ले तो शिक्षा पर कुल व्यय और अधिक होना चाहिए। मैं बोल ही रहा था कि 6% होना चाहिए जीडीपी का। कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। उच्चतर तथ्य शैक्षिक संस्थाओं, उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे महाविद्यालय, बहुतकनीक संस्थानों, विश्वविद्यालय आदि पर होने वाला व्यय सबसे कम है। इसलिए देखो, इसीलिए भारत में हायर एजुकेशन का हालात बहुत ख़राब है। यदि भी औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वित्तीय संस्थानों को उच्चतर शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की ओर कर देना चाहिए। जैसे जैसे हम विद्यालय शिक्षा को प्रसार करेंगे तो हमें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों से प्रशिक्षित और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय में वृद्धि करना चाहिए। वह 2014-15 में प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी होने वाले सार्वजनिक व्यय में राज्यों के बीच काफ़ी अंतर है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ हिमाचल प्रदेश इसका उच्च स्तर 34,651 रुपये, वहीं बिहार में है मात्र 4,088 रुपये। सोचो, इसलिए बिहार में स्कूलें नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इस प्रकार की विषमताओं के कारण विभिन्न राज्यों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक उपलब्धि के स्तर में बहुत भारी अंतर आ जाता है। यही होता है कि एक जो जैसे मान लो कोई दिल्ली में पढ़ने वाला हो, अरे कोई बिहार से पढ़ के आ रहा, तो उसकी पढ़ाई में दिन रात का अंतर आ जाएगा। विभिन्न आयोगों के द्वारा शिक्षा पर व्यय के वांछित स्तर के साथ यदि शिक्षा व्यय की तुलना की जाए तो इसकी अपर्याप्तता समझ में आ सकती है। 50 वर्ष पूर्व नियुक्त शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि शैक्षिक उपलब्धियों की संवर्धित दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। मैंने बोला था 6 होना चाहिए। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कानून बनाया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। मेरा मानना चाहिए कि अभी 18 तक होनी चाहिए। 1998 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजदूमदार समिति ने अनुमान लगाया कि देश के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 1998 से 2007 तक के 10 वर्षों की अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए की व्यय करना होगा। सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर की तुलना में वांछित वर्तमान 4% व्यय का स्तर बहुत कम है। आने वाले वर्षों में 6% के लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है, जैसा कि सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया। सोचो, पर आज भी नहीं हुआ है। अभी सोचो, उस टाइम की एनसीईआरटी है, 2009 की एनसीईआरटी बनी हुई है। भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकर लगाना भी प्रारंभ किया है। शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा है। साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा संवर्धन के लिए भी एक विशाल धनराशि स्वीकृत कराने की बात की है। उच्च शिक्षार्थियों के लिए एक नई ऋण योजना की भी घोषणा की गई है। भारत में शैक्षिक उपलब्धियां सामान्यतः किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन व्यवसायिक साक्षरता दर आकलन व्यवसायिक साक्षरता दर और प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर और युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है। सारणी 5.2 में भारत की इन दरों के 2 दशकों के आंकड़े दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो, 90 में इतनी थी, फिर बाद में 2000 में इतनी हुई, अभी इतनी हो गई है। महिलाओं की इतनी थी, इतनी हो गई है। फिर प्राथमिक में देखो, पुरुषों की देखो हर जगह अंतर है, पर देखो प्राथमिक में महिलाओं की अब ज़्यादा हो गई है। अरे बेसिक एजुकेशन पढ़ाने भेज देते हैं, कितना की शादी नहीं होगी महिलाओं की, पर देखो बाद में कम हो जाती है हायर एजुकेशन में जाके। तो ये भी एक मामला है। भविष्य की संभावनाएं, सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है। यद्यपि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहा है, किंतु आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। सोचो, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। भारत की संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। परंतु हुआ कब? सोचो, 2009 में जाके हुआ है। सोचो कितने 50-60 साल लग गए। इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो अब तक 100% साक्षरता हो गई होती। ये भी एक बहुत जरूरी है। लिंग समता पहले से बेहतर। अब साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है, जो लिंग समता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है।
नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहन दिए जाने के कई कारण हैं, जैसे शिक्षा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार, और साथ ही स्त्री शिक्षा प्रजनन दर और स्त्रियों में बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव डालती है। इसलिए बोला जाता है कि वुमेन एजुकेशन उल्टा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेल की एजुकेशन से, क्योंकि अगर वुमेन अगर एजुकेट होती है तो प्रजनन दर, बच्चों के स्वास्थ्य पे, इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। अतः हमें साक्षरता स्तर सुधारने के लिए अपने प्रयासों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। अभी हमें 100% वैश्विक साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए अनेक मंजिलें को पार करनी है। उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी। भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक व ऊपर अध्ययन किया हुआ युवा पुरुष के बेरोजगारी दर 19% थी। उनके शहरी समकक्षों में 16% अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगारी दर थी। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30% बेरोजगार है, जो युवा ग्रामीण महिलाएं थी। याद करो, यूपीएससी 2019 या 20 में क्वेश्चन पूछा था इस। विद्यालय छोड़ने वाले छात्र बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं, जिससे मानव पूंजी का क्षय होता है। इसके विपरीत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में केवल 3 से 6% बेरोजगार थे। अतः सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए, ताकि वहां पढ़ रहे छात्र रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सके। जब कम पढ़े लिखे लोगों से तुलना की जाती है तो शिक्षित लोगों का एक बड़ा अनुपात बेरोजगार है। सबसे बड़ी विडंबना है आखिर में। निष्कर्ष, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के आर्थिक सामाजिक लाभों से तो भी सभी परिचित हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान करती आ रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप से सुलभ कराई जानी चाहिए, ताकि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ समता की प्राप्ति भी हो सके। भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति है। समय की मांग है गुणवत्ता में सुधार करे तथा इस प्रकार की परिस्थिति को निर्माण करे कि इन्हें अपने देश में पर्याप्त रूप से प्रयुक्त किया जा सके, ताकि अपन एजुकेशन को ऐसा बनाए कि यहीं पे इसका यूज हो। कल पढ़ेंगे। अब देखो 5 चैप्टर बचे हैं इसके। कल नहीं, मतलब मंडे को करेंगे। मैं कंप्लीट कर दूंगा मंडे को जहाँ तक है, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना ही है, क्योंकि मुझे 28 तारीख से पहले इकोनॉमी कंप्लीट करनी है, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आज तो अपन मैथ कंप्लीट करते हैं पहले, आज हो जाए।